नॉलेज पैलेस। आज हम बात करेंगे सेक्शन 3 ऑफ द पंजाब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019। ये मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। ये है द पंजाब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019। आज इसका हम सेक्शन 3 डिस्कस करने वाले हैं, रेफरेंस इन सिविल डिस्प्यूट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पार्टीज़ के दरमियान जब कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो कोर्ट से बाहर, आउट ऑफ कोर्ट जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है या कोई ऑल्टरनेट वे अडॉप्ट किया जाता है ताकि जो कोर्ट में केसेस जो हैं वो ज़्यादा लिंगर ऑन ना हो, पार्टीज़ को ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल लॉस ना हो या काफ़ी लंबे अरसे तक पार्टीज़ को कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े, बल्कि विद इन डेज़ या विद इन वीक्स जो है पार्टीज़ के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो मोस्टली जो है सिविल केसेस में ये प्रोसेस जो है इसको अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन कुछ जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको भी जो है ये प्रोसेस जो है वो इसको अडॉप्ट किया जा रहा है और उसमें भी इसको यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 3 है हमारा वो है रेफरेंस इन सिविल डिस्प्यूट्स, यानी कि कोई भी जब सिविल डिस्प्यूट अराइज होगा तो उसको रेफ़र कर दिया जाएगा ADR को, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसका मुहाफिफ है ADR। तो इसका जो है क्लॉज 1 हम देखते हैं, अ कोर्ट शैल रेफर अ केस मेंशन इन शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट ऑफ ADR विद इन 30 डेज ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा है एक्ट है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019, इसके टोटल 26 सेक्शंस हैं, जिसमें से सेक्शन नंबर 26 जो है वो रिपील कर दिया गया, तो बाकी इसके जो है हमारे पास 25 बचे और इसके अलावा इसमें शेड्यूल दिए गए हैं, शेड्यूल 1 एंड 2। टोटल जो है इसमें 2 शेड्यूल दिए गए हैं, 1 एंड 2। तो हमारी जो सेक्शन 3 की क्लॉज 1 है वो कह रही है, उसमें बताया गया कि कोर्ट शैल रेफर अ केस मेंशन इन शेड्यूल 1 ऑफ द एक्ट ऑफ ADR विद इन 30 डेज ऑफ अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। यानी कि वो तमाम केसेस जो कि क्लॉज 1 में मौजूद हैं, जिनका जिक्र शेड्यूल 1 में जो मौजूद हैं, जिनको शेड्यूल 1 में एक लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है तमाम केसेस के बारे में, जो कि तकरीबन 14 केसेस हैं। उन केसेस में जितने भी यानी कि शेड्यूल 1 में बताए गए हैं, अगर उनमें से कोई भी केस जो है वो कोर्ट के सामने आता है, कोई भी ऐसा मामला पेश आता है, तो उनमें से कोई भी केस है यानी कि जो शेड्यूल 1 में मौजूद है, तो उसको कोर्ट क्या करेगी, जब सूट फाइल किया गया और कोर्ट देखती है कि ये जो केस है ये तो शेड्यूल 1 का केस है, इस शेड्यूल 1 में जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है उनमें ये इंक्लूड है, तो कोर्ट पहले तो जो डिफेंडेंट को समन नोटिस वगैरह करेगी। तो जब समन नोटिस करने के बाद डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर हो जाता है, तो उसके अपीयर होने के बाद विद इन 30 डेज़ यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट वो मैटर जो है वो ADR को रेफ़र कर देगी। अगर कोर्ट समझती है टर्म्स उसकी देखते हुए, उसके केस के हालात वाक़यात को देखते हुए, उसके क्या नोयत को देखते हुए और पार्टीज़ की कंसेंट से कोर्ट जो है रेफ़र कर सकती है ADR को। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है बता दिया गया है कि 30 डेज़ जो हैं इसमें, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट जो है मैटर को रेफ़र कर सकती है ADR को। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको जो शेड्यूल 1 भी दिखा देती हूँ कि जो जिसमें जो केसेस हैं 14 केसेस जो हैं मेंशन किए गए हैं, ये है हमारा शेड्यूल 1। ये मैंने आपको बताया था कि इसके टोटल जो हैं 26 इसके सेक्शंस हैं, जिसमें से 26 वाला लास्ट वाला जो है वो रिपील कर दिया गया और उसके बाद 2 शेड्यूल हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 3 की क्लॉज 1 थी, उसमें बात की गई थी कि जो केसेस शेड्यूल 1 में मौजूद हैं उनमें से कोई भी ऐसा मामला पेश आता है, वो कोर्ट के सामने आता है, तो 30 दिन के अंदर अंदर वो मैटर जो है वो ADR को रेफ़र कर दिया जाएगा। अब ये देखें कि ये कौन कौन से केसेस हैं, ये देखें यहाँ पे पूरे लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। फर्स्ट वन जो है डिस्प्यूट है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट अंडर द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009, मतलब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट जो है, जो इससे अगर कोई लैंड लॉर्ड और
टेनेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया है, किराए के लेन देन के बारे में किसी भी किस्म का है, तो कोर्ट ये तो छोटा सा एक मामूली नोयत का है, तो इसके लिए कोर्ट में जाएं और साल हर साल वेट करें, लिटिगेशन जो है भुगतें और इतने ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी हो। तो इस उस पब्लिक को फाइनेंशियल लॉस से और बाकी की तमाम टेंशन से बचाने के लिए ये जो है ये प्रोसेस जो है अडॉप्ट किया जाता है कि ताकि ये छोटा सा एक मैटर जो है जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो है और उसके दरमियान अगर अराइज हो रहा है तो इसे एडीआर को रेफर कर दिया जाए ताकि फौरी तौर पर चंद ही दिनों में ये मैटर जो है सॉल्व हो जाए। उसके बाद जो सेकंड है वो है डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग प्रियम्पशन अंडर दी पंजाब प्रियम्पशन एक्ट 1991। तो प्रियम्पशन से रिलेटेड अगर कोई केस है तो वो भी अगर कोर्ट के सामने आता है, वैसे पंजाब प्रियम्पशन एक्ट पे मेरे अलग से लेक्चर्स मौजूद हैं, अगर मैं इस पे प्रियम्पशन क्या है उसको मैं अपने इस लेक्चर में नहीं डिस्कस कर सकती क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस पे अलग से मौजूद है या आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई मैटर पेश आता है तो उसमें भी जो है कोर्ट एडीआर को विदिन 30 डेज यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर मैटर जो है रेफर कर देगी एडीआर को। इसके अलावा जो डिस्प्यूट है रिलेटिंग टू पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जिसको इजीली इधर मूव किया जा सकता है, इसे गैर मनकूला भी कहते हैं। तो अगर इस ऐसा कोई इसकी कब्ज़े के बारे में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन के बारे में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया तो वो मैटर भी 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट एडीआर को रेफर किया जाएगा। इसके बाद फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, अगर फैमिली डिस्प्यूट कोई राइज हो गया है जिसमें गार्डियनशिप वगैरह का जैसा डिस्प्यूट भी शामिल है और या फिर कस्टडी ऑफ माइनर जो चिल्ड्रन है उनकी कस्टडी के बारे में डिस्प्यूट है, तो फिर ये कोर्ट में तो ये मैटर्स इतने लिंगर ऑन हो जाते हैं, इतने सालों तक चलते हैं कि जिन माइनर की अगर कस्टडी का केस है तो वो बच्चे जो हैं वो यंग हो जाते हैं और वो केसेस जो हैं वो चलते रहते हैं। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा गया है कि ये मैटर भी एडीआर को रेफर कर दिया जाए ताकि जल्द अज जल्द इसको जो है इसमें फाइनल जो भी डिसीजन हो सके। उसके बाद है डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट दोज दैट इनफॉल इन शेड्यूल 2। अब ये वो डिस्प्यूट है जो किसी भी किस्म का जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी इन्फोर्समेंट के हवाले से है, तो वो भी मैटर जो है एडीआर को रेफर किया जा सकता है। लेकिन इसमें वो जो कि शेड्यूल 2 में अगर कोई ऐसा आ रहा है, क्योंकि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ केसेस हैं जो शेड्यूल 2 में भी डिस्कस किए गए हैं, उस लिस्ट में भी प्रोवाइड किए गए हैं। ये देखेंगे शेड्यूल 2 है, इसमें भी कुछ केसेस की लिस्ट प्रोवाइड की गई है। तो वो उनके अलावा जो है बाकी जो कमर्शियल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें कोर्ट जो है मैटर 30 दिन के अंदर अंदर रेफर कर सकती है आईडीआर को। उसके पास है बाद है जी हमारे पास सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी है, लाइक दो पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक ने तो फुलफिल कर दिया और दूसरे ने इसको डिनाई कर दिया, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो उसको उसकी परफॉर्मेंस के लिए अगर सूट फाइल किया गया तो वो भी एडीआर को रेफर कर दिया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर। लेकिन यहाँ पे भी कहा गया है कि सवाए उनके जो कि शेड्यूल 2 में बताए गए हैं, क्योंकि शेड्यूल 2 में भी कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड केसेस जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद है डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ negotiable instruments under the Negotiable Instrument Act 1881। तो अब निगोशिएट जब करना है किसी मैटर में, मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड अगर कोई सूट है तो वो भी रेफ़र किया जा सकता है डीआर को, लेकिन 30 दिन के अंदर अंदर। लेकिन फिर वो यहाँ पे भी यही कहा गया कि जो कि शेड्यूल 2 में फॉल नहीं कर रहे स्वाय उनके। उसके बाद है सूट अराइजिंग आउट ऑफ टॉट एक्सेप्ट दोज दैट फॉल इन शेड्यूल 2। अब टॉट से रिलेटेड, टॉट क्या है, टॉट इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर ऐसा कोई टॉट से रिलेटेड कोई सूट है तो वो भी उसको भी 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट जो है रेफर कर देगी एडीआर को। उसके बाद है डिस्प्यूट फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और वैल्यू देयर ऑफ, पहले ऊपर बात थी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अब यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के का सूट है तो वो भी एडीआर को रेफर कर दिया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद है डिस्प्यूट फॉर सेपरेट पोजेशन ऑफ जॉइंट इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू पार्टीशन और अदरवाइज इंक्लूडिंग क्लेम्स फॉर मीन्स प्रॉफिट। अब जॉइंट प्रॉपर्टी है, जॉइंट इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसके जो काफ़ी जो शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं,
तो उस या फिर एक फादर की प्रॉपर्टी थी, जॉइंट प्रॉपर्टी, तो उसके आगे लीगल एयर्स हैं जो कि सारे जॉइंटली जो है उसका राइट रखते हैं, या उनमें सब में डिवाइड होनी है प्रॉपर्टी, तो उसका सेपरेट जो सब लोग जो है अपनी पोजेशन चाह रहे हैं, तो उसके दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो इस तरह का मैटर अगर कोर्ट में आता है, या उनकी मीन्स प्रॉफिट जो है उसके बारे में, तो ये इस तरह के डिस्प्यूट्स को भी कोर्ट जो एडीआर को रेफर कर सकती है, और टाइम पीरियड वही 30 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद है हमारे पास डिस्प्यूट फॉर रिडेम्पशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ ज्वाइंट प्रॉपर्टी। रिडेम्पशन ऑफ अकाउंट्स का जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनके अकाउंट की रिडेम्पशन से रिलेटेड अगर कोई सूट कोर्ट में आता है, तो वो भी 30 दिन के अंदर अंदर एडीआर को रेफर कर दिया जाएगा। उसके बाद है डिस्प्यूट टू रिमूव न्यूसेंस। न्यूसेंस को क्रिएट, अगर कोई पर्सन न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और उसको सेकंड ने केस फाइल किया है, इसको रिमूव किया जाए ताकि इसको कोई इंजेक्शन ऑर्डर ग्रांट किया जाए, या कोई भी वो चाहता है कि कोर्ट ऑर्डर करे उसकी न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए, तो कोर्ट ये केस भी 30 दिन के अंदर अंदर रेफर कर देगी एडीआर को। उसके बाद है डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग रिकवरी ऑफ मनी। किसी से भी अगर कोई मनी वगैरह रिकवर करने हैं, तो उसकी रिकवरी का सूट है, तो वो भी 30 दिन के अंदर अंदर एडीआर को रेफर कर दिया जाएगा। और उसके बाद हमारा लास्ट वन है केसेस रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन एंड सक्सेशन। अब इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो है, चाहे वो डिक्लेरेशन है चाहे सक्सेशन है, तो ये भी जो है अब कोर्ट, पहले ही तो ये कोर्ट के ही इनको सॉल्व किया करती थी, लेकिन अब कोर्ट जो है ये रेफर कर सकती है एडीआर को, लेकिन जो टाइम पीरियड है वही 30 दिन का। जैसे ही डिफेंडेंट को समन और नोटिस किए जाते हैं और डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर हो जाता है, तो उसकी अपीयरेंस के 30 दिन के अंदर अंदर रेफर करना होता है एडीआर को। ये थी हमारी क्लॉज 1। अब क्लॉज 2 देखें, अ ट्रायल कोर्ट में रेफर अ केस मेंशन इन शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट टू एडीआर एट एनी टाइम और स्टेज वेयर इट इज ऑफ the view that the case is likely to be resolved through ADR। अब पहले हमने देखा कि जो क्लॉज 1 में बताया गया कि वो केसेस जो कि शेड्यूल 1 में दिए गए हैं, जिनकी लिस्ट प्रोवाइड की गई है शेड्यूल 1 में, तो उसमें एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया कि 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट ने ये मैटर जो है एडीआर को रेफर करना होता है। लेकिन यहाँ पे इसकी क्लॉज 2 कह रही है कि जो ट्रायल, जब कोर्ट के पास कोई मैटर जाता है और वो ट्रायल कोर्ट ये समझती है कि ये केस तो एडीआर को अगर रेफर कर दिया जाए तो बहुत ही स्पीडी जस्टिस जो है प्रोवाइड किया जा सकता है, तो वो क्या करेगी कि वो किसी भी स्टेज पर, उसमें इस यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं फिक्स किया गया, किसी भी स्टेज पर किसी भी टाइम पे अगर कोर्ट ये समझती है कि ये मैटर एडीआर के पास भेज दिया जाए, तो इसको वहाँ पे पार्टीज जो है वहाँ पे अपनी डिस्प्यूट्स जो हैं वो सॉल्व कर सकती हैं, तो वो ये इसकी केस पार्टीज की कंसेंट से एडीआर को रेफर कर देगी, और इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है, किसी भी वक्त कर सकती है। मैं शेड्यूल 2 जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जिस तरह से हमने शेड्यूल 1 देखा, इसके लास्ट पे शेड्यूल दिए गए हैं, ये है हमारे पास शेड्यूल 2। अब यहाँ पे कौन से केसेस हैं? डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की ऑनरशिप के बारे में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, या फिर डिस्प्यूट रिलेटिंग टू प्रोफेशनल नेग्लिजेंस अंडर टॉट एंड दोज अंडर द पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब वो जो डिस्प्यूट्स हैं जो कि किसी भी किस्म की प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है, लाइक डॉक्टर्स ने कोई नेग्लिजेंस कमिट कर दी पेशेंट को ट्रीट करते वक्त, और उसकी डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई, या उसकी जो भी इंजरी थी वो ज़्यादा बढ़ गई, तो ये फॉल कर रहा है लॉ ऑफ टॉट में, यानी कि ये मैटर, ऐसे मैटर जो है लॉ ऑफ टॉट में से नेग्लिजेंस कहा जाता है। तो इसी तरह से जो पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इससे रिलेटेड कोई आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, लाइक किस गैर मियारी जो मसनूआत फ्राहम कर दी जाती हैं, हम बाज़ार से पानी ख़रीद रहे हैं, वो पानी जो है वो गैर मियारी है, या हम बाज़ार से कोई भी फूड वगैरह कोई परचेज़ कर रहे हैं और उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो फ्रेश नहीं है, तो वो फिर कंज्यूमर, इस तरह के केसेस कंज्यूमर कोर्ट में फ़ाइल किए जाते हैं। तो ये ऐसे केसेस नहीं हैं कि इनको कोर्ट में इस साल हर साल लटकाया जाए और पार्टीज जो है परेशान होती रहें, ये ऐसे मैटर्स हैं, इनको फौरी तौर पे सॉल्व होना चाहिए, तो फिर कोर्ट जो है ये रेफर कर देगी किसी भी स्टेज पे
कोर्ट समझती है कि ये तो एडीआर जो है इसे चंद दिनों में सॉल्व कर सकता है इस मैटर को, तो यहाँ पे पार्टीज की डिस्प्यूट्स हैं फौरी रिजॉल्व हो सकती हैं, तो फिर कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इस मैटर को कंज्यूमर एडीआर को ये कंज्यूमर से रिलेटेड या फिर जो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस से रिलेटेड मैटर जो है वो एडीआर को रेफर कर देगी। उसके बाद है हमारे पास सूट अंडर द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। तो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस से रिलेटेड कोई सूट कोर्ट के पास आ गया तो वो भी कोर्ट समझती है कि इसको एडीआर को रेफर करना चाहिए, तो वो भी किसी स्टेज पे रेफर कर सकती है। इसके बाद डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स अंडर द कॉपीराइट ऑर्डिनेंस, और जो पेटेंट ऑर्डिनेंस है इससे रिलेटेड जो है कोई भी सूट है कॉपीराइट और ट्रेडमार्क से रिलेटेड, पेटेंट राइट से, ये भी ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिनको इतना लंबा अरसा तक लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए, इनको फौरी तौर पर सॉल्व होना चाहिए, तो इसलिए ये मैटर भी एडीआर को रेफर कर दिया जाता है। उसके बाद है हमारे पास डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग ट्रेडमार्क अंडर द ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001। तो ये वही चीज़ है, कॉपीराइट ट्रेडमार्क वगैरह, कोई किसी का ट्रेडमार्क कॉपीराइट के जो केसेस होते हैं जो चुरा लिए देते हैं दूसरों के, जैसा मोनोग्राम वगैरह या नाम वगैरह किसी एक अदारे ने दूसरे का चुरा लिया, तो इस तरह से ये जो है इस तरह के केसेस जो हैं जब ये कोर्ट के सामने आते हैं तो ये भी एडीआर को रेफर किया जा सकते हैं एट एनी स्टेज। उसके बाद है सूट फॉर रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो किसी भी किस्म का जो रिडेम्पशन से रिलेटेड है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो रिडीम करवानी है अगर, तो इससे रिलेटेड जो अगर सूट कोर्ट के पास कोई केस आया तो वो भी एडीआर को रेफर किया जा सकता है एट एनी स्टेज। और लास्ट वन है हमारे पास केसेस रिलेटिंग टू वक्फ एंड ट्रस्ट अंडर द रेलिवेंट लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो जो भी यहाँ पे लॉ एक्ट स्पेसिफाई नहीं किया गया, कोई भी रेलिवेंट लॉ में अगर ट्रस्ट या वक्फ से रिलेटेड जो है कोई केसेस हैं तो वो भी कोर्ट ये समझती है कोर्ट केस को देखते हुए कि ये एडीआर जो है बेहतर तरीके से इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकता है, तो किसी भी स्टेज पर ये केस जो है एडीआर को रेफर किया जा सकता है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंस क्या था, जो क्लॉज 1 है उसमें कहा गया कि जो शेड्यूल 1 में लिस्ट दी गई है जिनमें 14 केसेस बताए गए हैं कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी मैटर आता है कोर्ट में तो इसको 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि डिफेंडेड की अपीयरेंस जब डिफेंडेड कोर्ट में आ जाता है तो उसके आने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर ये मैटर जो है ये एडीआर को रेफर किया जा सकता है। लेकिन क्लॉज 2 जो है इसकी उसमें बताया गया कि ट्रायल कोर्ट जो है उससे यहाँ पर कोई टाइम पीरियड नहीं बताया गया, ट्रायल कोर्ट किसी भी स्टेज पर किसी भी टाइम पे वो समझती है कि ये जो मैटर है ये तमाम केसेस जो कि शेड्यूल 2 में दिए गए हैं जिनमें तकरीबन 7 टोटल जो केसेस बताए गए हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई डिस्प्यूटेड मैटर है और ये कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट किसी भी स्टेज पर रेफर कर सकती है एडीआर को। उसके बाद हमारे पास है जी क्लॉज इसकी 3 है, क्लॉज 3 कह रही है कि the court prior to referring the case to ADR shall ask the parties their opinion as to the referral, and where a reference is made to ADR with the consent of the parties the court may formulate the points in issue। अब जब कोर्ट रेफर करती है कोई मैटर एडीआर को तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज की कंसेंट लेना, पार्टीज की मर्जी जानना यहाँ पे ज़रूरी है, तो कोर्ट का पार्टीज की कंसेंट से उसकी मर्जी से केस जो है एडीआर को रेफर करती है। तो जब कोर्ट एडीआर को कोई मैटर रेफर करती है तो उसको रेफर करने से पहले पार्टी से पूछेगी कि क्या कोई अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं रेफरल के बारे में, कि जो भी रेफरल जो है वो अपॉइंट करना है उसकी बारे में आप कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, तो अगर वो पार्टीज़ को अपनी ओपिनियन देना चाहिए तो उसकी ओपिनियन ले ली जाएगी, जो और फिर उनकी ओपिनियन लेने के बाद रेफरेंस जो है एडीआर को भेजा जाएगा पार्टीज़ की मर्जी से, उनकी कंसेंट से, और फिर कोर्ट जो है जो भी पॉइंट इन इशू है उसको फॉर्मुलेट करेगी, उसके बारे में अपनी तजावीज़ जो है वो भी पेश करेगी। उसके बाद हमारी है क्लॉज 4, इन एवरी केस वेयर अ रेफरेंस इज मेड टू एडीआर द कोर्ट शैल प्रोवाइड अ टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन ऑफ एडीआर प्रोसीडिंग नॉट एक्सीडिंग 60 days, provided that the court on the application of both the parties may extend the time granting for resolution of the case through ADR, provided further that the total time granting for completion of ADR proceedings shall not exceed 6 months in any case। अब
जब कोई केस जो है कोर्ट की तरफ से रेफ़र किया जाएगा एडीआर को, तो कोर्ट उस मैटर को रेफ़र करते वक़्त, एडीआर को रेफ़र करते वक़्त टाइम पीरियड जो है वो भी मेंशन कर देगी कि कितने टाइम पीरियड में ये केस जो है वो सॉल्व होना चाहिए, और वो जो टाइम पीरियड होगा वो 60 डेज़ से ज़्यादा का नहीं होगा। यानी कि 60 डेज़ के अंदर वो चाहे तो 15 दिन का टाइम दे दे, चाहे तो 1 माह का दे दे, चाहे तो 40 दिन का दे दे, यानी कि 60 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, 60 दिन से कम जो है वो टाइम पीरियड कोई भी कोर्ट देखते हुए केस को, कि कोर्ट जितना टाइम पीरियड समझती है कितने टाइम पीरियड में ये केस रिजॉल्व हो जाना चाहिए, तो उतना टाइम पीरियड फिक्स कर देगी और एडीआर को रेफ़र कर देगी कि इतने टाइम पीरियड में इस केस को रिजॉल्व कर लिया जाए। लेकिन अगर पार्टीज समझती हैं वो टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल 15 डेज़ का या 20 डेज़ का टाइम पीरियड फिक्स किया गया या 1 माह का टाइम पीरियड फिक्स किया गया, और उस टाइम पीरियड में पार्टीज़ के दरमियान कोई भी रिकन्सिलेशन नहीं होती, पार्टीज़ के दरमियान कोई एग्रीमेंट नहीं होता, पार्टीज़ अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाती, तो पार्टीज़ कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकती हैं कि हमारा ये टाइम पीरियड जो आपने फिक्स किया था किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, तो इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो फिर कोर्ट पार्टीज़ की एप्लीकेशन पे टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड कर देगी। बट यहाँ पे मज़ीद जो है ये भी कहा गया कि जो टोटल टाइम पीरियड है किसी भी जो एडीआर प्रोसीडिंग को कंप्लीट करने के लिए, वो 6 माह से ज़्यादा नहीं होगा। किसी भी केस में किसी भी केस को जब वो एडीआर को रेफ़र किया जाता है तो वो 6 माह से ज़्यादा टाइम पीरियड जो है नहीं लगेगा, यानी कि 6 माह के अंदर सॉल्व करना ज़रूरी होता है। अगर 6 माह से भी ज़्यादा लेट करना तो फिर तो एडीआर को रेफ़र करने का मकसद ही ख़त्म हो गया ना। एडीआर को केस रेफ़र करने का मकसद ही ये था कि जो जल्द अज जल्द जो है डिस्प्यूट्स जो है रिज़ॉल्व हो जाएं, ज़्यादा मैटर लिंगर ऑन ना हो, कोर्ट पे बर्डन ना हो, तो पार्टीज़ को स्पीडी जस्टिस जो है प्रोवाइड किया जाए। लेकिन अगर केस को इतना लिंगर ऑन करना है तो फिर कोर्ट के पास ही रहने दें, फिर एडीआर के पास जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसलिए टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया 6 मंथ का, कि वैसे तो 60 डेज़ में ही जो है केस सॉल्व हो जाएगा, बल्कि 60 डेज़ से कम अगर कोर्ट ने फिक्स कर दिया, 1 मंथ का कर दिया, 30 डेज़ अब फिक्स कर दिया, तो उतने टाइम पीरियड में ही केस जो है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टीज़ कहती हैं, एप्लीकेशन देती हैं कि हमें टाइम चाहिए, तो कोर्ट एक्सटेंड कर देगी, लेकिन किसी भी सूरत में 6 माह से ज़्यादा का एक्सटेंड नहीं करेगी। 6 माह के अंदर केस को सॉल्व करना ज़रूरी है। उसके बाद है हमारे पास क्लॉज 5, जिसमें कहा गया है कि the trial of a case referred to ADR shall be postponed till the completion of the time allotted for ADR proceeding under subsection 4। अब सबसेक्शन 4 में बताया गया कि केस जो है रेफ़र किया जाएगा एडीआर को। अब जो केस रेफ़र कर दिया गया एडीआर को, तो जो ट्रायल कोर्ट ने जो केस रेफ़र किया एडीआर को, तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स थी, कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी वो पोस्टपोन हो जाएंगी। क्यों पोस्टपोन हो जाएंगी? क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने तो वो केस रेफ़र कर दिया एडीआर को, तो अब एडीआर उसको रिजॉल्व करेगा ना, अब वो प्रोसीडिंग एडीआर में होगी ना। अब कोर्ट में तो उसकी मज़ीद प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, इसलिए कोर्ट में जैसे ही कोर्ट उसको एडीआर को रेफ़र कर देती है, तो कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो पोस्टपोन हो जाएंगी, और उस वक्त तक पोस्टपोन ही रहेंगी जब तक के एडीआर जो है उस मैटर को रिजॉल्व नहीं कर देता। अब ऐसा तो नहीं ना कि एडीआर को रेफ़र कर दिया तो एडीआर भी वहाँ पे भी प्रोसीडिंग्स होती रहें और कोर्ट में भी होती रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए कोर्ट में ये प्रोसीडिंग्स जो हैं वो फौरी तौर पे वहाँ पे उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा, जब तक कि एडीआर अपने केस में कोई फाइनल डिसीजन नहीं दे देता। तो ये था हमारा सेक्शन 3 ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 2019। ये 2019 का केस है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।